Hello everyone, I'm back. This is Swati, your English educator from Magnet Brains, and welcome back again. Now here what are we doing? We are doing class 8 की Oxford New Pathways की जो हमारी वर्कबुक है हम उसे कर रहे हैं और हमारी फर्स्ट 5 यूनिट्स ऑलरेडी कंप्लीट, फर्स्ट 4 यूनिट्स कंप्लीट हो चुकी हैं इंक्लूडिंग द चेक पॉइंट एंड द टेस्ट. नाउ मूविंग फॉरवर्ड वी हैव अ फिफ्थ यूनिट विच इज मैन एंड मशीन और इस पे बेस्ड काफी सारे क्वेश्चन. सो लेट्स बिगिन. अब पहला क्वेश्चन है रीड द पैसेज एंड चूज द बेस्ट आंसर्स टू फिल इन द ब्लैंक्स. अब यहाँ पे क्या है, आपको हर इसमें इस पैसेज में ब्लैंक्स दिए हुए हैं विथ नंबर्स. नेक्स्ट इसमें आपके पास हर इसके लिए 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं. नाउ दिस एंटायर थिंग इज बेस्ड ऑन टेंसेस. आपको टेंसेस का अच्छा नॉलेज होना चाहिए इसके लिए कि यहाँ पे क्या आएगा, आईएनजी फॉर्म आएगा या पास्ट फॉर्म आएगा या सिंपल प्रेजेंट फॉर्म आएगा, ये आपको पता होना चाहिए. जॉन मैककार्थी डैश एज द फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. जॉन मैककार्थी, अब यहाँ पे बोला है रिगार्ड. रिगार्ड मतलब माना जाता है. तो जॉन मैककार्थी को माना जाता है कि वो फादर हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के. सो ही इज रिगार्ड, ही इज रिगार्डेड, रिगार्ड्स या इज रिगार्डिंग. वो अभी रिगार्ड कर रहे हैं? नहीं. उन्हें रिगार्ड करते हैं? नहीं. उन्हें रिगार्ड किया जाता है. सो ही इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ. तो यहाँ पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, ही इज रिगार्डेड, उन्हें माना जाता है. अब यहाँ पे हमने बोला ही इज रिगार्डेड, ही इज नोन. तो यहाँ पे जॉन मैककार्थी नोन एज द फादर या रिगार्डेड एज द फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट. अब यहाँ पे हमने इस क्यों नहीं लिखा है? आप सोच रहे होंगे कि मैम अपन जो है यहाँ पे इज रिगार्डिंग या रिगार्ड्स क्यों नहीं लिखा हमने. क्योंकि देखो सेंटेंस पूरा पढ़ो. जॉन मैककार्थी रिगार्डेड एज द फादर ऑफ, जिन्हें माना जाता था कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट के फादर हैं, डिफाइंस इट एज द साइंस एंड इंजीनियरिंग. तो ये जो है सेंटेंस ऐसा है कि मैककार्थी, जिन्हें माना जाता था कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो मतलब जिन्हें माना जाता है कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फादर हैं, उन्होंने इसको कैसे डिफाइन किया है. तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा regarded. Next है the science and engineering dash intelligent machines. The science and intelligent for making intelligent machines, in making, to make or of making. The science and intelligence of making intelligent machines. The answer will be of making. उनको बनाने की. The science and engineering of making intelligent machines, especially intelligent computer programs. Therefore, artificial intelligence is an area of computer science that क्या आएगा यहाँ पे, that emphasized, that is emphasizing, that emphasizes or that will emphasize. Emphasize मतलब जो करता था, emphasize किया करता था. is emphasizing अभी कर रहा है, emphasizes करता है, और will emphasize का मतलब है करेगा. तो यहाँ क्या हो जाएगा, therefore artificial intelligence is an area, ये एक ऐसा एरिया है कंप्यूटर साइंस का that emphasizes, यहाँ क्या आएगा, that emphasizes the creation of intelligent machines that work and react like humans. Clear? This science dash making a computer controlled robot think as intelligently as human being, as a human being. तो अब यहाँ पे हम देख लेते हैं फोर्थ ऑप्शन. तो यहाँ पे हम फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे देखेंगे, इन्वॉल्व्स, इन्वॉल्व, विल इन्वॉल्व और इन्वॉल्विंग. इसका आंसर आ जाएगा इन्वॉल्व्स. ये जो है आपका यस, दिस साइंस इन्वॉल्व्स, ये साइंस इन्वॉल्व करता है मेकिंग अ कंप्यूटर कंट्रोल्ड रोबोट थिंक एज इंटेलिजेंटली एज ए ह्यूमन बीइंग. तो ये जो पूरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो साइंस है वो क्या कंट्रोल करता है, एक ह्यूमन जो है वो जिस तरीके से सोचता है, तो कंप्यूटर को भी जो होता है उतना ही इंटेलिजेंट बनाना, डेवलप करना. अब है टू मेक अ मशीन डैश दीज टास्क साइंटिस्ट फर्स्ट मैप द ह्यूमन ब्रेन. तो इन मशीन, टू मेक अ मशीन, अब इसके लिए क्या किया, फिफ्थ पॉइंट क्या है, टू मेक अ मशीन, कि वो ये अकम्प्लिश कर सके. टू मेक अ मशीन टू अकम्प्लिश दीज टास्क. तो यहाँ पे सिंपली आंसर आ जाएगा टू मेक अ मशीन अकम्प्लिश दीज टास्क. अब 2 बार 2 नहीं लिखेंगे अपन. टू मेक अ मशीन अकम्प्लिश दीज टास्क, साइंटिस्ट फर्स्ट मैप द ह्यूमन ब्रेन. दे स्टडीड द थॉट्स, the learning process, the decision making, problem solving, etc. and then dash the outcomes of the study, and then the using of the study
for using of the study, used for the study, to use for the study, and then using for the study. यहाँ पे क्या आ जाएगा? And then using the outcomes of the study, using the outcomes of the study, they developed इंटेलिजेंट सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम. तो इसको यूज करते हुए एंड देन इसको यूज करते हुए तो यूजिंग द आउटकम्स ऑफ द स्टडी दे डेवलप्ड इंटेलिजेंट सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम्स. These machines perform a plethora, मतलब बहुत सारे intelligent functions that include planning, speech recognition, problem solving एंड मैनी मोर. तो ये जो मशीन्स होती हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बेस्ड होती हैं, ये आपकी स्पीच को रिकॉग्नाइज कर सकती हैं, ये जो है प्लानिंग कर सकती हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग कर सकती हैं. टू अकम्प्लिश these highly technical functions, it is imperative to program the computers for traits such as knowledge, reasoning, perception, learning, ability to manipulate and move objects. तो अब यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं? वो यहाँ कह रहे हैं कि इन highly technological functions जो हैं, technical functions को है, इनको accomplish करने के लिए, इन्हें पूरा करने के लिए it is important. Imperative का मतलब होता है important. It is important to program the computers किस तरीके के कामों के लिए? नॉलेज, रीजनिंग, परसेप्शन, लर्निंग, एबिलिटी टू मैनिपुलेट एंड मूव ऑब्जेक्ट्स. ओके, अब यहाँ पे क्या है? However, machines dash like humans only if they have abundant information, initiating common sense. तो अब however machines dash, machines क्या dash humans? तो machines responding like humans, machines may respond like humans, machine can respond, machines has to respond. तो यहाँ क्या आएगा? machines, यहाँ आंसर आ जाएगा machines can respond, वो उनकी तरह रिस्पॉन्ड कर सकते हैं only if they have abundant information, अगर उनके पास बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन है सिर्फ तब. Initiating common sense, reasoning and problem solving power in machines is a difficult and tedious task. लेकिन ये टास्क जो होता है ये बहुत मुश्किल होता है. For a machine to learn without supervision requires an ability dash patterns and streams of inputs. तो मशीन के लिए ये कि वो आइडेंटिफाई करे, तो इसके लिए क्या हो जाएगा? To identify. ओके, तो यहाँ आ गया टू आइडेंटिफाई पैटर्न्स एंड स्ट्रीम्स ऑफ इनपुट्स, whereas learning with adequate supervision involves classification. Now robotics is also a major field related to artificial intelligence. robotics जो है वो artificial से related एक बहुत important field है. However, robotics and artificial intelligence serve very different purposes. लेकिन लोगों को लगता है ये एक ही है, but ये बहुत different purpose को serve करता है. Robotics is a branch of technology which deals with robots. Robotics वो ब्रांच है टेक्नोलॉजी की जो सिर्फ रोबोट से रिलेटेड होती है. रोबोट्स आर प्रोग्रामेबल मशीन्स व्हिच आर यूजुअली एबल टू कैरी आउट अ सीरीज ऑफ एक्शन बाय देमसेल्व्स. अब जो रोबोट्स होते हैं ये मशीन्स होती है जिन्हें आप पूरा प्रोग्राम किए जाते हो, पूरा का पूरा प्रोग्राम कर देते हो, फिर ये क्या करते हैं, ये अपने जो भी आप इन्हें काम देते हो वो अपने हिसाब से करते हैं क्योंकि वो पूरे प्रोग्राम होके चलते हैं. रोबोट्स डैश इंटेलिजेंस टू हैंडल. अब 9th पॉइंट क्या है? रोबोट्स विल रिक्वायर इंटेलिजेंस. रिक्वायर्ड या रिक्वायरिंग, इसका आंसर आ जाएगा रिक्वायर. सिंपल प्रेजेंट टाइम में हम लिखेंगे. सो रोबोट्स रिक्वायर इंटेलिजेंस टू हैंडल टास्क सच एज मूविंग ऑब्जेक्ट्स एंड नेविगेशन अलॉन्ग विद प्रॉब्लम्स ऑफ लोकलाइजेशन, मोशन प्लानिंग एंड मैपिंग. Thus, AI involves developing computer programs. कौन से टास्क? To complete task, completing task, for complete और completed, इसका आंसर हो जाएगा to complete tasks. Okay, to complete tasks which would otherwise require human intelligence. तो ये जो है जो AI है वो ऐसे कंप्यूटर प्रोग्राम्स बनाता है जिससे वो जो है टास्क को कंप्लीट कर दे, ऐसे टास्क जिसमें अदरवाइज ह्यूमंस को करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से सब कुछ हो जाता है. क्लियर? सो दैट्स इट. अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है एक क्रॉसवर्ड. अगेन दिस इज ऑल्सो बेस्ड ऑन पूरा जो साइंस फिक्शन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वर्ड्स रिलेटेड टू साइंस फिक्शन. अब यहाँ पे आपको सारे वर्ड्स दिए हुए हैं और आपको क्रॉसवर्ड में इसके आंसर्स फिल करने हैं. अ क्रिएचर फ्रॉम आउटर स्पेस. अब यहाँ पे पहला जो है नंबर 5, तो ये हो जाएगा एलियन, ALIEN, ये हो जाएगा एलियन. The study and design of intelligent agent like robots or software. तो यहाँ पे 8th पॉइंट क्या हो जाएगा? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. क्वेश्चन क्या है? जो कौन सी चीज की? द स्टडी एंड डिजाइन ऑफ इंटेलिजेंट एजेंट
उसको बोलते हैं हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब है मूविंग बैकवर्ड और फॉरवर्ड इन टाइम, इसको क्या बोलेंगे हम, मूविंग बैकवर्ड और फॉरवर्ड को हम क्या बोलेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा टाइम ट्रैवल, टाइम में आगे जाना, टाइम में पीछे जाने को हम क्या कहते हैं, टाइम ट्रैवल कहते हैं। परफेक्ट प्लेस और स्टेट वेयर एवरीवन लिव्स इन हार्मनी, एक ऐसी जगह जो कि ऑब्वियसली फैंटेसी है, मतलब जो परफेक्ट जगह है जहाँ पे हर कोई बहुत प्यार से रहता है और हार्मनी में रहता है, इज एक्चुअली नोन एज यूटोपिया। बट ऐसी कोई प्लेस एग्जिस्ट नहीं करती, यूटोपिया कहते हैं इसको। A disc shaped flying object in which aliens travel, तो उसको आप क्या बोलते हो, स्पेसशिप बोलते हो या क्या बोलोगे आप, उसको अपन बोलते हैं फ्लाइंग स्पेसर। हाँ, अपन का नंबर कौन सा है, नंबर 1 है ना, तो यस, फ्लाइंग स्पेस सॉसर, जो अपनी जो स्पेसशिप होती है ना जो ऐसी दिखती है, उसको फ्लाइंग सॉसर कहते हैं। सॉसर्स क्या होते हैं, जो प्लेट कप के नीचे प्लेट आती है ना, वो वैसे ही दिखते हैं ना, इसलिए उन्हें फ्लाइंग सॉसर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ कंप्यूटर सीपीयू विद द कैपेसिटी टू राइवल अ ह्यूमन ब्रेन, तो ये जो सेकंड है इसका आंसर है अपने पास पॉसिट्रॉनिक ब्रेन। पॉसिट्रॉनिक ब्रेन एक ऐसा कंप्यूटर सीपीयू जो है ह्यूमंस को राइवल कर सकता है। कैपेसिटी मतलब वो ह्यूमंस के साथ लड़ाई कर सकता है, जैसे कि हमने देखा था रावण, वो जो कौन था, RA1 रावण मूवी थी ना, उसमें उसके पास कौन सा ब्रेन था, पॉसिट्रॉनिक ब्रेन था। A region of space having a gravitational field so intense that no matter or radiation can escape it, तो एक ऐसा रीजन ऑफ स्पेस जहाँ पे इतनी ज़्यादा ऐसी ग्रेविटेशनल फील्ड इतनी इंटेंस है कि वहाँ से कोई भी रेडिएशन या कोई भी मैटर नहीं जा सकती। सो थर्ड नंबर पे हमारा आंसर है ब्लैक होल। ब्लैक होल में ग्रेविटेशनल फोर्स इतना इंटेंस है कि वहाँ से कोई भी बाहर नहीं जा सकता। नेक्स्ट है अकरिंग बिटवीन स्टार्स, अकरिंग बिटवीन स्टार्स, तो फोर्थ नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, इंटरस्टेलर। इंटरस्टेलर का मतलब होता है कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो स्टार्स के बीच में हो रही हो। नेक्स्ट है अक्रॉस में, अ स्पेसशिप डिजाइन टू ट्रैवल बिटवीन स्टार्स और स्टार सिस्टम, ऐसी कोई स्पेसशिप जो स्टार्स या स्टार सिस्टम के बीच में ट्रैवल करती है। 13th नंबर है हमारे पास यहाँ पे स्टारशिप, उसे क्या कहते हैं अक्रॉस में, स्टारशिप। नेक्स्ट है हैविंग इलेक्ट्रॉनिकली पावर्ड ऑर्गन्स, अगर इलेक्ट्रॉनिकली पावर्ड ऑर्गन्स हैं तो हमारे पास 14th नंबर में है यहाँ पे बायोनिक, इसको कहते हैं बायोनिक। अब है अ रोबोट दैट लुक्स लाइक अ ह्यूमन, एक ऐसा रोबोट जो ह्यूमन की तरह दिखता है, ये हो जाएगा एंड्रॉइड, उसे कहते हैं एंड्रॉइड। नेक्स्ट है कमिंग फ्रॉम समवेयर आउटसाइड अर्थ एंड इट्स एटमॉस्फेयर, ऐसी कोई चीज जो अर्थ के एटमॉस्फेयर के बाहर से आ रही है। सो उसका जो 6th नंबर का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ये जो हो गया एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल। एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल मतलब अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर से अगर कुछ आ रहा है तो उसे एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल कहते हैं। नेक्स्ट है द फुल फॉर्म ऑफ यूएफओ इज अनडिफाइंड, यू में उसका हो जाएगा अनडिफाइंड। ओके, अनडिफाइंड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट इज द आंसर। नेक्स्ट है plants or animals that have the same genes at the original form which they were produced, मतलब अगर मेरे से एक और कोई सी चीज प्रोड्यूस करिए उसे हम कहते हैं क्लोन, आंसर आ जाएगा क्लोन्स। और लास्ट है हमारे पास द एंटायर यूनिवर्स। द एंटायर यूनिवर्स को हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं कॉस्मोस। एंटायर यूनिवर्स को हम कहते हैं कॉस्मोस। सो आई विल जस्ट स्टॉप हियर, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट एंड लेट्स मूव फॉरवर्ड। चलिए, here are some words that describe certain personality traits that people have, match them to their meanings। तो यहाँ पे कुछ आपको यहाँ जैसे adaptable कौन होता है, clumsy कौन होता है, arrogant कौन होता है। नेक्स्ट है affable, impulsive, spendthrift और frivolous। तो हम इसके डायरेक्टली यहाँ पे और pompous भी है, तो हम यहाँ पे सीधा इसके मीनिंग देखेंगे। सबसे पहला है adaptable। Adaptable, a person who is not fixed or rigid, she or he can change in order to deal with new situations। Adaptable
अडेप्टेबल मतलब वो पर्सन जो हर सिचुएशन में अपने आप को मोल्ड कर लेता है, जो एकदम रिजिड नहीं होता कि नहीं मैं यहाँ हूँ तो मैं ऐसा ही रहूंगा, जैसा देश वैसा भेष, वैसे वाले लोग जो होते हैं उन्हें कहा जाता है अडेप्टेबल, जो हर सिचुएशन में ढल जाते हैं। क्लमजी मतलब वो लोग, अ पर्सन हु मूव्स अबाउट इन अ वेरी ऑकवर्ड एंड अनस्किल्ड वे दैट अनॉयज अदर्स। क्लमजी मतलब जो कभी चलते चलते गिर जाता है, वो बहुत अनस्किल्ड वे में चलता है जिसकी वजह से दूसरे जो है परेशान हो जाते हैं। एरोगेंट का मतलब क्या होता है? अ पर्सन हु इज प्राउड इन अ वेरी अनप्लेजेंट वे बिकॉज ही और शी डज नॉट हैव थॉट फॉर अदर पीपल। जो दूसरों के बारे में कुछ नहीं सोचते, वो अपने आप से बड़े खुश हैं और अपने लिए वो ऐसा सोचते हैं कि वो सुपीरियर हैं, उसे हम कहते हैं एरोगेंट पीपल। ओके, नेक्स्ट है अफेबल। अब अफेबल का मतलब क्या होता है? अ पर्सन हु इज प्लेजेंट, फ्रेंडली एंड वेरी इजी टू अप्रोच एंड टॉक टू। तो जैसे कोई आपका एक फ्रेंड है या कोई ऐसी टीचर है जिससे बात करना बहुत आसान होता है, जिनसे बहुत फ्रेंडली हैं, जो जिनसे आप इजीली बात कर सकते हो और वो बहुत ही ज़्यादा जो है प्लेजेंट हैं, तो उसे हम कहते हैं शी हैज़ गॉट एन अफेबल पर्सनैलिटी। इम्पल्सिव मतलब ज्यादा सोचते नहीं, फटाफट डिसीजन ले लेते हो कि अरे यार नहीं ये हो गया, ओ माय गॉड मैं ये कर देता हूँ, तो आप बिना सोचे जब डिसीजन ले लेते हो उसे हम कहते हैं इम्पल्सिव। अ पर्सन हु डज नॉट थिंक बिफोर ही और शी एक्ट्स, वन हु फॉलोज हर और हिज फीलिंग्स। नेक्स्ट इज स्पेंडथ्रिफ्ट। अब यहाँ देखो, ये वर्ड से समझ जाओ, स्पेंड का मतलब क्या होता है? खर्चा करना। तो अ पर्सन हु इज केयरलेस विथ मनी एंड ही और शी एंड्स अप वेस्टिंग इट। तो जो इंसान बिना सोचे समझे खर्चा कर देता है और बाद में रिग्रेट करता है यार मुझे खर्चा नहीं करना चाहिए था, उसे हम बोलते हैं स्पेंड थ्रिफ्ट। फ्रिवलस का मतलब क्या होता है? अ पर्सन हु इज ऑलवेज लाइट हार्टेड एंड रियली सीरियस अबाउट एनीथिंग, सो शी और ही कैन कम अक्रॉस एज इररिस्पॉन्सिबल। जो हमेशा ही हर चीज़ का मजाक बनाता रहता है, वो कभी सीरियस ही नहीं होता, तो क्या होता है? लोग उसको इररिस्पॉन्सिबल समझ जाते हैं। लोगों को लगता है अरे यार ये किसी मतलब का नहीं है, किसी काम का नहीं है। लेकिन फ्रिवलस का मतलब होता है एक ऐसा इंसान जो हमेशा मस्करी करता रहता है। एंड लास्ट है पोम्पस। पोम्पस का मतलब क्या होता है? अ पर्सन हु ट्राइज टू शो दैट ही और शी इज मोर इम्पॉर्टेंट देन अदर्स बाय यूजिंग लॉन्ग एंड फॉर्मल सेंटेंसेस व्हाइल स्पीकिंग। लाइक जिसको लगता है वो दुनिया में सबसे इम्पॉर्टेंट है, तो वो ऐसे बात करता है जैसे कि मतलब इतने लंबे लंबे सेंटेंसेस बोलता है सिर्फ अपनी इंपॉर्टेंस बताने के लिए। क्लियर? अब आते हैं हम रिलेटिव क्लॉजेस पे। रिलेटिव क्लॉजेस क्या होते हैं? क्लॉज क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसमें एक सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब होता है। जैसे इफ आई सेड ही सैट, तो ही सब्जेक्ट है, वर्ब क्या है? सैट। तो ये एक क्लॉज है जिसमें एक सब्जेक्ट और वर्ब का एलिमेंट होना कंपलसरी है। रिलेटिव क्लॉजेस वो होते हैं जो रिलेट करते हैं। द टीचर Who is wearing a black t-shirt is a magnet brains teacher। अब इसमें जो है ये रिलेटिव क्लॉज जो होता है ये डिफाइनिंग होता है और नॉन डिफाइनिंग होता है। डिफाइनिंग मतलब वो जिसमें ये क्लॉज इंपॉर्टेंट है, जिसको आप हटा नहीं सकते। नॉन डिफाइनिंग वो जिसको हटा भी दो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे अगर मैंने बोला द बॉय इज वॉकिंग, अब मैंने बोला द बॉय हु इज वेयरिंग अ रेड कैप इज वॉकिंग। अब द बॉय हु इज वेयरिंग अ रेड कैप इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, लड़का चल रहा है ये बताना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक हो गया डिफाइनिंग और एक हो गया नॉन डिफाइनिंग क्लॉज। तो पहला जो हमारे पास क्वेश्चन है वो क्या है? कंप्लीट द सेंटेंसेस बाय फिलिंग इन सुटेबल रिलेटिव प्रोनाउंस इन ईच बैंक। द बॉय डैश टॉप द क्लास कम्स फ्रॉम माय होम टाउन। वो लड़का जिसने क्लास में टॉप किया है वो मेरे ही गांव से है। तो यहाँ पे आप बोलोगे हु, क्योंकि पीपल के लिए, पर्सन के लिए हम हमेशा हु यूज करते हैं। The novel dash was judged the best is actually quite mediocre। अब यहाँ बोला है वो जो नॉवेल जिसको बोला गया कि वो बहुत ही बेहतरीन है वो ऑलमोस्ट ओके है। मतलब मीडियोकर मतलब क्या होता है? जो बहुत खास नहीं हो। अब यहाँ पे नॉवेल जो है एक चीज है, राइट? इट इज नॉट अ पर्सन। इसके लिए या तो आप यूज कर सकते हो विच या आप यूज करते हो दैट। लेकिन ये विच और दैट होते हैं बड़े कंफ्यूजिंग कि भाई विच कहाँ आएगा और दैट कहाँ आएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? इसके लिए आपको इतना पता होना चाहिए, एक होता है डिफाइनिंग क्लॉज, रिलेटिव में हम बता रहे हैं एक होता है डिफाइनिंग और एक होता है नॉन डिफाइनिंग। अब डिफाइनिंग का मतलब जो क्लॉज इंपॉर्टेंट होता है सेंटेंस के लिए, जिसको आप अगर हटा देते हो तो उस सेंटेंस में जो होता है उसका मतलब खराब हो सकता है या उसका मतलब इनकम्प्लीट हो सकता है। जैसे अगर मैंने यहाँ पे कहा वो नॉवेल जिसको
सबसे अच्छा कहा जाता था, अगर मैं इसमें से ये हटा दूं जो कि जिसको सबसे अच्छा कहा जाता था इज एक्चुअली क्वाइट मीडियोकर, वो जो नॉवेल है वो थोड़ी सी मीडियोकर है। अब मुझे इतना बताओ यहाँ पे कि इसमें से अगर ये मैं पार्ट हटा दूंगी जिसे सबसे अच्छा कहा जाता था, तो इसका असेंस चला गया ना कि भाई वो मैं ठीक है वो नॉवेल मीडियोकर थी, ओके, लेकिन यहाँ बात हो रही है कि एक रॉन्ग परसेप्शन की, कि एक नॉवेल को जिसको आप बहुत अमेजिंग समझते थे लेकिन वो तो एवं ही निकली। तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है, ये एक डिफाइनिंग क्लॉज है कि ये स्पेशली बता रहा है, जैसे द बॉय टॉप, जो जिसने टॉप किया था क्लास को, कम्स फ्रॉम माई होम टाउन। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं यहाँ पे बता रही हूँ कौन सा लड़का, वो लड़का जिसने क्लास में टॉप किया था वो मेरे गांव से है। तो जो क्लॉजेस इंपॉर्टेंट होते हैं उस सेंटेंस के लिए, अगर आप उसको हटा दो तो वो सेंटेंस का जो इंपॉर्टेंस होती है वो कम हो जाती है, उसे बोलते हैं डिफाइनिंग क्लॉज, जो इंपॉर्टेंट होता है। और डिफाइनिंग क्लॉजेस में हम यूज करते हैं दैट, अंडरस्टूड, जो डिफाइनिंग क्लॉजेस में हम यूज करते हैं दैट। अब जैसे मैंने कहा द शॉप विच इज, आई एम गोइंग टू द शॉप विच इज क्लोज टू माई प्लेस। अब अगर या फिर जस्ट आई सेड आई एम गोइंग टू बाय द वेजिटेबल, आई एम गोइंग टू बाय वेजिटेबल्स which are good for our health. I'm going to buy vegetables. So now this is important कि यहाँ पे I'm going to buy vegetables है, extra मतलब जो information है वो नहीं भी हो तो चलेगा। The boy hit a six. The boy who is wearing the red cap. अब यहाँ पे आपको ये इंपॉर्टेंट है बताना कि भाई किसने सिक्स मारा है। द बॉय हु इज वेयरिंग अ रेड कैप हिट अ सिक्स। तो इसीलिए जो इंपॉर्टेंट होते हैं, जो डिफाइनिंग होते हैं, उसमें अपन लगाते हैं दैट, और जो इंपॉर्टेंट कम होते हैं उसमें हम लगाते हैं विच। क्लियर? तो यहाँ इस सेंटेंस में हम क्या यूज करेंगे, यहाँ हम इस सेंटेंस में यूज करेंगे, ये है आपका हु, यहाँ पे हम यूज करेंगे दैट। अब है माई अंकल डैश डॉटर लिव्स इन फ्रांस इज वेरी इल। मेरे अंकल जिनकी डॉटर फ्रांस में रहती है। अब मैं यहाँ पे अंकल का पोजीशन बता रही हूँ, मैं बता रही हूँ अंकल जिनकी डॉटर, तो यहाँ पे आएगा हुज डॉटर, जिनकी डॉटर तो हुज डॉटर आ जाएगा। द लेडी डैश यू सॉ एट डिनर टुनाइट इज अ फेमस पेंटर। अब एक बात बताओ, द लेडी, यहाँ पे तो एक पर्सन की बात हो रही है, लेडी की बात हो रही है, तो आप यहाँ पे विच और दैट नहीं लगाओगे। That you saw at dinner, अब that लोगों के लिए भी आता है। The lady whom you saw at dinner tonight is a famous painter. तो यहाँ पे मैंने क्या बोला, द लेडी whom you saw, मतलब जिनको तुमने आज डिनर पे देखा था ना, वो एक बहुत ही ज्यादा फेमस पेंटर है। द रूमर दैट द प्राइम मिनिस्टर हैड रिजाइन टर्न्ड आउट टू बी ट्रू। अब रूमर कि प्राइम मिनिस्टर ने रिजाइन कर दिया है, ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो यहाँ आप क्या बोलोगे, दैट द रूमर क्योंकि नॉन लिविंग है, रूमर की प्राइम मिनिस्टर ने रिजाइन कर दिया, ये अनट्रू है। ओके, टर्न्ड आउट टू बी ट्रू, सॉरी, ये सच है। एवरी रिलेटिव क्लॉज बिगिंस विद अ रिलेटिव प्रोनाउन। अब ये कौन से प्रोनाउंस होते हैं, हु, whom, whose, that, which, और a relative adverb like when, where and why। इन सब में एक सब्जेक्ट और वर्ब होता है एंड फंक्शंस एज एन एडजेक्टिव आंसरिंग द क्वेश्चन ऑफ व्हाट काइंड, हाउ मेनी और विच वन। कौन सा लड़का, द वन हु इज वेयरिंग अ रेड कैप, हाउ मेनी कि कितने हैं वहां पे, यू नो, विद अ लॉट ऑफ बकेट्स और विद अ लॉट ऑफ दिस, एंड व्हाट काइंड ऑफ व्हाट काइंड, किस तरीके का है, तो ये यूजुअली एडजेक्टिव्स की तरह हेल्प करते हैं। एवरी सेंटेंस विद अ रिलेटिव क्लॉज कैन बी ब्रोकन इनटू मोर देन वन सिंपल सेंटेंस। अगर किसी सेंटेंस में एक रिलेटिव क्लॉज है तो वो ऑब्वियस सी बात है दो पार्ट में डिवाइड हो सकता है। जैसे यहाँ सेंटेंस देखो, द बॉय हु टॉप द क्लास कम्स फ्रॉम माई होम टाउन। अगर मैं इसे दो सिंपल सेंटेंसेस में तोड़ूंगी तो हो जाएगा द बॉय टॉप द क्लास, द बॉय कम्स फ्रॉम माई होम टाउन, दैट्स इट। तो ये क्या किया हमने यहाँ पे, उसको दो सिंपल सेंटेंसेस में तोड़ दिया। एग्जाम्पल, द स्पॉट वेयर यू हैड लेफ्ट द पेंटेड क्ले पॉट हैज बिकम स्टेन्ड। वो स्पॉट जहां तुमने वो पेंटेड क्ले पॉट को रखा था उसमें निशान पड़ गया है। तो यहाँ पे आपने क्या बोल दिया, इसमें हम दो सेंटेंसेस में डिवाइड कर सकते हैं। द स्पॉट हैज बिकम स्टेन्ड, यू हैड लेफ्ट द पेंटेड क्ले पॉट एट द स्पॉट। ओके, अब आपके पास यहाँ पे क्या है, fill in the blanks with suitable relative pronouns। Have you ever visited a place dash made you shiver on a warm day? क्या तुमने कभी भी ऐसी प्लेस को विजिट किया है जिसने तुमको एक
नॉर्मल डे में भी शिवर करने पे मजबूर कर दिया, मतलब कोई स्पूकी सी जगह होगी। यहाँ हम यूज करेंगे दैट, क्यों? क्योंकि हम ऐसी जगह की बात कर रहे हैं जिसने तुम्हें शिवर करने पे मजबूर कर दिया। ये इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम यहाँ यूज करेंगे दैट। Worcester mentioned in Gloucestershire, England, is a building dash has a ghostly reputation. ये एक ऐसी बिल्डिंग है जिसकी जो रेपुटेशन है वो बहुत घोस्टली है। तो यहाँ पे भी हम दैट यूज करेंगे क्योंकि हम बता रहे हैं उसकी रेपुटेशन कैसी है, घोस्टली है। ये एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। Even on a bright sunny day, there is no doubt dash the mansion looks like the classic haunted house with its Gothic architecture. अब उसका जो आर्किटेक्चर है वो पूरा गोथिक है, मतलब बहुत ही स्पूकी सा है, बहुत एरी सा है। तो वो ये बोल रहे हैं there is no doubt dash the mansion, कि वो जो मेंशन है, तो यहाँ अगेन क्या आ जाएगा, that the mansion looks like a classic haunted house. The dark windows of this huge stone building dash overlook the Worcester Park. वो buildings जिनसे पार्क दिखता है। अब यहाँ पे आप सीधे बोल सकते हो कि जो डार्क विंडोज है ना इस ह्यूज हाउस के, वो बहुत ही भयानक से दिखते हैं, वो स्कैरी से दिखते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट नहीं है इंफॉर्मेशन कि जिससे वो छत दिखती है, जिससे वो पार्क दिखता है, तो हम यहाँ पे विच यूज करेंगे। Which overlook the Worcester Park, give it an eerie look. According to legend, Sir Rupert de Lessegney dash inherited Spring Park after poisoning his cousin once owned the state, who once owned the state. मतलब ये जो लेजेंड है, कहानियों में ये कहा गया है कि जो सर र्यूपर्ट थे उन्होंने ये इनहेरिट किया। Who inherited? अब यहाँ पे हम who लिखेंगे क्योंकि हम एक पर्सन के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ आ जाएगा who. Several locals have reported seeing a headless horseman. बहुत सारे लोग बोलते हैं कि उन्होंने जो है एक headless, जिसका सर ही नहीं है, ऐसे horseman को देखा है, who is believed to be Sir Rupert, जिसे आप क्या बोलते हो, Sir Rupert। अब भूत है वो, लेकिन उसके बाद भी है तो इंसान का भूत ना, तो आप who ही यूज करोगे। Next is a coffin has also been observed hovering above one of the estate's lakes dash possibly belonged to Dominican pilgrim who killed himself by drowning. अब यहाँ पे बोल रहे हैं उधर पे एक कॉफिन को भी ऑब्जर्व किया है, hovering above one of the estate lakes. एक कॉफिन उस लेक के ऊपर जो है ना घूमता रहता है। ओके, डैश पॉसिबली, अब ये कॉफिन किसका है, which possibly belonged to a Dominican पिलग्रिम हु किल्ड हिमसेल्फ बाय ड्राउनिंग। तो एक डोमिनिकन पिलग्रिम था जिसने अपने आप को डुबा के मार डाला, तो उस लेक के ऊपर उसका जो कॉफिन है वो चलता रहता है। More recently, in February 2004 and September 2005, people have reported seeing a black dog inside the mansion itself. लोगों ने काले कुत्ते को देखा है जो mansion के अंदर घूमता रहता है। Dash appeared to coincide with the deaths of individuals closely associated with the building. जो ऐसा लग रहा है कि वो जो है अंदर जितने लोगों की डेथ हुई है उससे वो coincide करता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, which appeared to coincide with the deaths of individuals closely associated with the building. People who have dared to enter the mansion on moonlit nights have reported hearing strange noises and feeling an invisible presence. जिन लोगों ने रात में वहां पे जाने में डेयर किया है, कि उन्होंने अपने गट्स दिखाए हैं कि वो रात में चले गए उस हॉन्टेड हाउस में, उन्होंने कहा कि उन्होंने वहां पे बहुत अजीब अजीब आवाज़ें सुनी है, प्लस ऐसा लगा उनको कि वहां कोई है, किसी का प्रेजेंस उन्होंने फील किया है। ओके, दिस वॉज द हॉन्टेड हाउस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या आ गया है, हम देख लेते हैं। कंप्लीट द सेंटेंसेस बाय फिलिंग इन द अप्रोप्रिएट रिलेटिव क्लॉज गिवन इन द बॉक्स। बी केयरफुल बिकॉज द सेम रिलेटिव क्लॉज माइट अपेयर टू फिट मोर देन वन सेंटेंस। तो अब आपको यहाँ पे जो है ना why we are losing our forest, that she never spoke up, ये सब रिलेटिव क्लॉज दिए हैं, तो ये सेंटेंस दिया, इसमें से कोई सा एक सेंटेंस आ जाएगा। तो पहला क्या है, द स्टडी ऑफ इवोल्यूशन टेल्स अस, कौन सा आएगा इसमें, How we are all related to each other through common ancestors. यही हमें बताता है स्टडी ऑफ एवोल्यूशन कि हम किस तरीके से अपने पूर्वजों से रिलेटेड हैं। The fact that shows that she was afraid. The fact that she never spoke up. वो कभी उसने कुछ बोला ही नहीं, इससे क्या पता चलता है कि वो बहुत डरी हुई थी। The poor victim did not know. अब poor victim, तो ये आपका नंबर 1 हो गया, ये नंबर 2 हो गया। poor victim को पता ही नहीं था, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, poor victim, the poor victim did not know
whom to blame for the trouble, जिसके थ्रू मतलब पुअर विक्टिम जो था, जो परेशानी से गुजर रहा था, उसे पता ही नहीं था कि वो किसे ब्लेम करे, किसकी वजह से ये सब हो रहा है। तो ये हो गया। एंड द बॉय हुज फोटोग्राफ was in the papers has been found, वो लड़का जिसके फोटोग्राफ्स जो है पेपर में है, वो उसका पता लग गया है। The arguments dash are often the simplest, इसका आंसर क्या हो जाएगा? The arguments which we find the strongest, जो strongest arguments होते हैं उनको वो usually सबसे easy होते हैं। The teacher said that they simply could not understand why she always came late to the class, teachers ने कहा कि उन्हें समझ ही नहीं आता कि ये लड़की हमेशा लेट क्यों आती है क्लास में। The reason why we are losing our forest is simply human greed, ये रीज़न कि हम क्यों अपने फॉरेस्ट, अपने घने जंगलों को खोते जा रहे हैं, वो कुछ नहीं है, बस वो ह्यूमन ग्रीड है, लालच है। The shop where you saw the old book is owned by my uncle's friend, वो शॉप जहाँ पे तुमने वो पुरानी किताब देखी थी, वो मेरे मेरे अंकल के फ्रेंड की शॉप है। क्लियर? अब है नेक्स्ट, कंबाइन द सेंटेंसेस यूजिंग अ रिलेटिव क्लॉज। अब आपके पास क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जैसे कि यहाँ पे क्या है, आर्थर कोनान डॉयल वाज बोर्न इन एडिनबर्ग, ही क्रिएटेड शर्लॉक होम्स। अब यहाँ पे क्या बोल सकते हैं हम इसको, अगर हमें दोनों सेंटेंस को जोड़ना है, आर्थर कोनान डॉयल who created Sherlock Holmes was born in Edinburgh, इस तरीके से आप इन दोनों सेंटेंस को जोड़ सकते हो यूजिंग द वर्ड who created। तो ये क्या है, आपने एक रिलेटिव क्लॉज यूज किया है। अब यहाँ पे ये सारे क्वेश्चंस हैं जिसमें हमें रिलेटिव क्लॉज को यूज करना है। Our school ordered the complete works of Conan Doyle over the internet. It took nearly 4 weeks to arrive. हमारे स्कूल ने पूरे सारे जितने भी नॉवेल्स हैं कोनान डॉयल की, उन सबको ऑर्डर किया और पूरे 4 वीक्स लगे उसे आने में। तो क्या होगा इसका? Our school ordered the complete works of Conan Doyle over the internet which took nearly 4 hours। अब यहाँ पे हम which की जगह that लिख देते हैं क्योंकि ये important information है जिसमें 4 हफ्ते लगे आने में। ओके, दोनों ही सही है, it's almost right। तो हम यहाँ पे काम करते हैं, हम which भी रहने देते हैं और that अगर आप लिखोगे तो आपके मार्क्स नहीं जाएंगे। The librarian invited all of us to come and look at the new books. He was the happiest man in school that day. तो the librarian, अब यहाँ पे है the librarian, the happiest man in school that day। अब यहाँ पे the librarian who was the, यहाँ पे आप क्या लिखोगे? Who was the happiest man in school that day invited all of us to come and look at the new books। The librarian who was the happiest man in school that day, librarian जो उस दिन स्कूल में सबसे अच्छा, सबसे खुश आदमी था, he invited, उसने हम सबको बुलाया था न्यू बुक्स को देखने के लिए। नेक्स्ट है, Sherlock Holmes is one of the most famous figures in detective fiction. His stories were made into plays and feature films. Sherlock Holmes, whose stories were made into plays and feature films, is one of the most फेमस फिगर्स इन डिटेक्टिव फिक्शन। शर्लॉक होम्स जिनकी जो स्टोरीज हैं वो पूरी प्लेज और फीचर्स फिल्म्स में, मूवीज में बनी हुई हैं, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है डिटेक्टिव फिक्शन में। तो हमने यहाँ क्या यूज किया है? हुज। होम्स is a tall, thin man with a lean, narrow face. His powers of deducing, reasoning are incomplete. तो इसका क्या हो जाएगा? Holmes is a tall, thin man with a lean, narrow face who has with incomparable powers, or who has incomparable powers of deductive reasoning। तो यहाँ पे क्या बोला है? Who has incomparable powers। तो हमने यहाँ पे क्या किया? थोड़ा सा सेंटेंस को ट्विस्ट किया है। Holmes एक लंबा thin man है with a lean narrow face who has incomparable powers of deductive reasoning. Sherlock Holmes was real person. Many people in the world think this. तो अब यहाँ क्या हो जाएगा? Many people in the world think that Sherlock Holmes was a real person. तो यहाँ पे हमने that use किया है। ओके, अब यहाँ पे क्या है? Holmes had a good friend in Dr. Watson. It is Dr. Watson tasked to keep a record of all of Holmes' adventures. तो Holmes जो है वो डॉक्टर वॉटसन की एक बहुत अच्छे फ्रेंड है और डॉक्टर वॉटसन की जिम्मेदारी है कि होम्स ने जितने भी एडवेंचर्स किए, जितने भी केसेस सॉल्व किए, उसका अकाउंट वो रखें। तो यहाँ क्या हो जाएगा? डॉक्टर वॉटसन, अ गुड फ्रेंड ऑफ होम्स, कीप्स अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल
ऑल ऑफ होम्स एडवेंचर्स। अब यहाँ पे देखो, आप इसमें ज़रूरी नहीं है रिलेटिव क्लॉज लगाओ, आप उसके बिना भी इसको यूज़ कर सकते हो। अगर आपको लगाना है डॉक्टर वॉटसन तो यहाँ आ जाएगा हु इज़ अ, लेकिन इट इज़ नॉट कंपल्सरी कि आपको इसमें रिलेटिव क्लॉज लगाना है। डॉक्टर वॉटसन हु इज़ अ गुड फ्रेंड ऑफ होम्स कीप्स अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल ऑफ होम्स एडवेंचर्स। प्रोफेसर जेम्स मोरियार्टी इज होम्स आर्किनेमी। He is as sharp and clever as Holmes himself. तो प्रोफेसर जेम्स मोरियार्टी जो है वो होम्स का आर्किनेमी है। आर्किनेमी मतलब क्या होते हैं? ये ऐसे लोग होते हैं जो बेसिकली आपस में क्लैश करते हैं, वो लोग फोज होते हैं, आपस में एनिमीज होते हैं, और वो उतना ही इंटेलिजेंट है जितना जेम्स है, मतलब जितने की होम्स हैं। So Professor James Moriarty, who is as sharp and clever as Holmes, is Holmes' archenemy. तो हमने अगेन यहाँ पे, क्योंकि हम एक पर्सन की बात कर रहे हैं, हमने who यूज किया है। अब है क्रिएट योर ओन रिलेटिव क्लॉजेस एंड कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। यहाँ पे आपको अपने खुद से आप कोई भी रिलेटिव क्लॉज बना सकते हो। तो यहाँ पे देख लेते हैं हमने क्या किया। ही वर्कड फॉर द वुमन हु ही हैड नेवर सीन और हर्ड। वो एक ऐसी औरत के लिए काम करता था जिसको ना उसने कभी देखा था ना सुना था। वी कॉल्ड अ डॉक्टर हु वॉज द बेस्ट इन द सिटी। हमने एक ऐसे डॉक्टर को बुलाया जो सबसे अच्छा था सिटी में। द विंडो ब्रोक, देयर इज द बॉय हु ब्रोक द विंडो। ठीक है, द विंडो ब्रोक। अब यहाँ पे क्या है, द विंडो ब्रोक, इसमें अपन ने, इस सेंटेंस में अपन ने इसको पूरा कैसे किया, देयर इज द बॉय हु ब्रोक द विंडो। इस सेंटेंस में हमने पहले लगाया है एक्स्ट्रा पार्ट, देयर इज द बॉय हु ब्रोक द विंडो। अ होटल इज अ प्लेस वेयर पीपल स्टे व्हेन दे आर ऑन हॉलीडे। इज दैट द बुक विच पीपल हैव बीन सर्चिंग फॉर ईयर्स। क्या ये वही बुक है जिसको लोग काफी सालों से ढूंढ रहे हैं? ओके, अब आते हैं हम राइटिंग पार्ट में। We usually say that parents have many expectations of their children, but very often grandparents also have expectations of their grandchildren. Do you think your grandparents have certain expectations of you? What are they? Do you usually fulfill their wishes? Are there any wishes which you have not fulfilled? अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि ऐसा कहा जाता है कि जो पेरेंट्स हैं उनकी बच्चों से बहुत सारी उम्मीदें होती हैं, एक्सपेक्टेशंस होती है, लेकिन ग्रैंड पेरेंट्स की भी होती है। तो यहाँ तुम्हें ना एक डायरी एंट्री लिखनी है। तुम डायरी लिखते हो, तुम्हें डायरी में ये बताना है कि तुम्हारे जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनकी तुमसे कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं। वो कैसी एक्सपेक्टेशंस हैं? क्या तुम हमेशा उनकी एक्सपेक्टेशन फुलफिल कर पाते हो? और तुम्हारी क्या विशेस हैं, ऐसी कोई उनकी विशेस हैं जो तुमने फुलफिल नहीं करी हैं? तो यहाँ आ जाते हैं हम अपनी डायरी एंट्री में। 11 सितंबर 2021 सैटरडे 10:30 PM। तो आपको डायरी एंट्री में हमेशा लेफ्ट हैंड कॉर्नर में सबसे पहले डेट लिखनी होती है, फिर आपको डे लिखोगे और फिर टाइम लिखोगे। नेक्स्ट, डियर डायरी, how I wish for the day when everyone is happy around me and I am able to fulfill everyone's expectation। काश कोई ऐसा दिन होता जब मेरे आसपास सब लोग मुझसे खुश होते और मैं हर किसी की उम्मीदों पे खरी उतरती। It is difficult to grow up। बड़ा होना बहुत मुश्किल है। Parents, teachers, friends, relatives and even grandparents who are supposed to pamper us and spoil us with their love have a lot of expectations from us। तो हमारे पेरेंट्स को, फ्रेंड्स को, टीचर्स को, रिलेटिव्स को, इवन हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं जो बेसिकली हमें स्पॉइल करना चाहिए, जिन्हें हमें कि बहुत प्यार करके या पैम्पर करना चाहिए, उनकी भी हमसे कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं। दिस समटाइम्स हर्ट देम एंड मेनी अ टाइम्स वी गेट हर्ट। कभी कभी जब हम उनकी उम्मीदों को पूरा नहीं कर पाते तो वो बहुत दुखी हो जाते हैं, और मोस्टली हम दुखी हो जाते हैं। माई ग्रैंड पेरेंट्स हैव वेरी बेसिक एक्सपेक्टेशंस विथ मी। मेरे ग्रैंड पेरेंट्स की जो मुझसे उम्मीदें हैं वो बहुत ही बेसिक सी हैं। दे एक्सपेक्ट मी टू स्पेंड टाइम विद देम, रेस्पेक्ट आवर कस्टम्स, रिचुअल्स एंड वैल्यूज। उनकी उम्मीद क्या है मुझसे कि मैं उनके साथ समय बिताऊं और अपने जो कस्टम्स होते हैं, रिचुअल्स होते हैं, जो हमारी वैल्यूज होती हैं, उनको मैं रिस्पेक्ट करूं। दे एक्सपेक्ट मी टू बी पोलाइट टू एवरीवन एंड बी काइंड टू एवरीवन। वो चाहते हैं कि मैं हर किसी से बहुत पोलाइट तरीके से बात करूं और सबसे बहुत नम्रता से, काइंडनेस के साथ बात करूं। दे एक्सपेक्ट अस टू विजिट देम रेगुलरली एंड शेयर हैप्पीनेस एंड जॉय। वो चाहते हैं कि हम फ्रीक्वेंटली उनसे मिलने जाएं और वहाँ बहुत सारा प्यार और हैप्पीनेस और जॉय को स्प्रेड करें। Sometimes they are strict and ask me to stay away from gadgets, avoid talking over phone for long hours and study in a better way। कभी कभी जो है वो थोड़े स्ट्रिक्ट भी हो जाते हैं। वो मुझसे क्या कहते हैं कि ये जो गैजेट्स हैं, टेलीफोन हो गया, मोबाइल हो गया या लैपटॉप हो गया, आईपैड्स हो गया, इनसे थोड़ा दूर रहो। इतनी देर तक फ़ोन पे बात मत करो या थोड़ा अच्छे से पढ़ाई करो।
दे आर राइट एंड आई ट्राई माई बेस्ट टू स्टैंड अप टू देयर एक्सपेक्टेशंस. वो सही कहते हैं और मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि उनकी एक्सपेक्टेशंस को मैं मतलब जो है उसको उनकी उम्मीदों को पूरा कर पाऊँ. I sometimes get annoyed with continuous preaching, but later I feel that they always want my good. कभी कभी मैं बहुत परेशान होती हूँ जब वो मुझे पूरे टाइम सिखा रहे होते हैं ये करो ये मत करो, लेकिन एंड ऑफ द डे मुझे पता है कि वो मेरा अच्छा चाहते हैं. I wish to be good to them always for they love me more than anyone. मैं चाहती हूँ मैं हमेशा उनके लिए बहुत कुछ अच्छा करूँ क्योंकि वो मुझे सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं. Yours lovingly स्वाति. और बस इतना सा लिख के आपने अपनी डायरी एंट्री ख़त्म कर दी. And we have come to an end to this 5th unit of our workbook Oxford. और कौन सी क्लास कर रहे हैं हम? Class 8, right? So thank you so much for being here with me. In our next video, we are going to start with the 6th unit. उसके बाद हम करेंगे checkpoint 2 and last हम करेंगे test 2. Okay, so that is it. Do not forget to visit our website, which is magnetbrains.com. It's easy. Go to courses, click on the class, click on the subject. मतलब पहले आप क्लास में जैसे कि क्लासेस आ गए, अब आपने क्लास पे क्लिक किया, सब्जेक्ट पे क्लिक किया, टॉपिक पे क्लिक किया और आपका वीडियो आ जाएगा. Easy. That's it. Thank you so much. Do not forget to like, subscribe and share. Bye bye.